आपको बड़े पैमाने पर निर्णायक तौर पर पाकिस्तान के ऊपर प्रहार करना चाहिए, हमला करना चाहिए, क्योंकि आपके हमले से पाकिस्तान कमज़ोर होता है। पाकिस्तान का अस्तित्व ही आपके लिए ख़तरा है। ये वो तैरता हुआ हवाई अड्डा है जो पाकिस्तान ट्रैक नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसको बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके चारों तरफ जो घेराबंदी होगी पनडुब्बियों की, जो फ्लोटिला होगा जिसमें डिस्ट्रॉयर्स होंगे, फ्रिगेट्स होंगे, क्रोवेट्स होंगे, और आपकी जो पनडुब्बियाँ होंगी, जो आपके हेलीकॉप्टर्स होंगे, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होंगे, जो सैटेलाइट कवरेज और वो होगा, वो इतना अनप्रेसिडेंटेड होगा कि पाकिस्तान उसको नहीं समझ पाएगा, उसके नज़दीक नहीं आ पाएगा समझने के लिए। आपको लगता है कि कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान को नस्तनाबूद किया जा सकता है, घुटने पे लाया जा सकता है? बिल्कुल घुटने पे नहीं, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इस सवाल का एक संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है कि वो परमाणु स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट है, उसके पास भी परमाणु बम है। तो अगर हम आमने सामने लड़ते हैं तो खतरनाक हो सकता है। न्यूक्लियर बम अपने आप तो नहीं चल जाएगा ना। न्यूक्लियर बम पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर भारत से ज़्यादा इजराइल की नज़र है, भारत से ज़्यादा अमेरिका की नज़र है, और बहुत गहरी नज़र है। सिग्नेचर्स हैं, आप बहुत सारे सिग्नेचर्स हैं जो संकेत दे देंगे कि आप न्यूक्लियर तैयार कर रहे हैं, और ऐसा संकेत मिलते ही उससे पहले कि वो हिमाकत करे, आप उसका पूरा कमांड एंड कंट्रोल आप निस्ते नाबूद कर दें। कर्नल साहब, ये कहा जा सकता है कि सिंधु जल समझौता रद्द करके मोदी सरकार ने बेहतरीन कदम उठाया है, और इसके पहले की सरकारें अगर पहले ये काम कर देती तो और बेहतर होता? बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए। जब आपने ये देख लिया कि 1965 की जंग हो गई तो ये 1965 में रद्द हो जाना चाहिए था। शिमला समझौता गलत था? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत था, क्योंकि आपने जो इतनी बड़ी जीत हासिल करी थी 71 की, और आपके पास इतने बड़े पैमाने पर कैदी थे, आपने टेंजिबल उसमें से कुछ नहीं निकाल पाए। आपने हवाई बातों पे साइन करके आपने पूरे कैदी उनको दे दिए, और उन्होंने पलट के आपको फिर तंग करना शुरू किया। सिंधु जल समझौता जो रद्द हुआ है उसकी हताशा तो नहीं है पाकिस्तानियों में? बहुत बड़ी हताशा और उसका क्या नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है? उसका बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा। पूरा पंजाब, साउथ पंजाब, सिंध, उसकी पूरी इकॉनमी, एग्रीकल्चर इकॉनमी इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर इसका पानी रुकता है तो वहाँ पर अकाल होगा, भूखमरी होगी, और डेमोग्राफिक पलायन होगा, पॉपुलेशन पलायन होगा। जब भूखमरी होगी, अराजकता होगी, फितना होगा, सिविल वॉर होगी, क्योंकि रिसोर्स कम होगा, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। कर दिया, उसकी मंशा नहीं थी, आपकी मंशा थी कि चलिए हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दें, हम अमन की आशा चला लें। तो अमन की आशा आपने खूब चलाई, लेकिन वो तो न्यूक्लियर कबूतर उड़ाने से कोई फायदा हुआ नहीं। कबूतर उड़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ, उसने आपके कबूतर मार दिए। अगर वो कह रहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट को तोड़ेंगे तो ये तो हमारे लिए खुशखबरी है ना। अच्छा, ये बहुत खुशखबरी है भाई, फिर तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है डिफेक्टो बॉर्डर नहीं है, फिर मैं अपनी मर्जी से उसको आगे पीछे कर सकता हूँ। मेरी अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो वो अभी तक सफल है। उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उसने आपकी जो इस्टेब्लिश्ड पीस थी, डेवलपमेंट था, आपका जो इलेक्शन आपने चलाए, उस सब को उसने पानी में मिला दिया। इससे ज़्यादा बेहतरीन समय नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में और बहुत ज़बरदस्त एक इलाज उसका किया जाए। ये बिल्कुल राइट टाइम है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इलाज क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत अब टीवी चैनलों पे देखा जाएगा, सब लोग कह रहे हैं कि पीओके वापस लिया जाएगा। पीओके वापस नहीं लिया जाएगा, हमें नहीं चाहिए अभी पीओके अपने आप वापस आएगा। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट देखिए कि वहाँ हालात ऐसे हो जाएंगे कि वो खुद हमारे पास चल के आएंगे। हमें वहाँ पे लड़के अपने लोगों को मरवाने की ज़रूरत नहीं है। ए बी, बहुत ही डायनेमिक रिस्पॉन्स होगा। मैं समझाऊंगा इस डायनेमिक रिस्पॉन्स का क्या मतलब है। ये क्वांटम और स्कोप में ये डिफरेंट होगा। डायनेमिक रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जो अभी तक आपने देखा है वैसा नहीं होगा।
क्या आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी फेलियर भी है, इंटेलिजेंस फेलियर भी है, और किसकी गलती है? क्योंकि एक बहस और भी चल रही है कि क्या राज्य सरकार ने कोई चूक कर दी, क्या भारत सरकार की तरफ से कोई चूक हुई है? देखिए, भारत सरकार ने माना है कि इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं चूक हुई है। हाँ, तो जब सरकार ने माना है तो हम कौन है? दूसरी चीज़ जो निकल के आ रही है, जो ये जहाँ पर ये टूरिस्ट एक्टिविटी चल रही थी, ये बड़ा दराज का इलाका है, और ये एक बहुत बड़े जाने माने पत्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया के, उसकी एक रिपोर्ट है जो उसने लिखी है, जिसमें वो ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्टेट गवर्नमेंट को ये बताया था कि ये इलाका टूरिज़्म के लिए सेफ़ नहीं है। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। मेरे साथ आप देख रहे हैं 1-on-1 पॉडकास्ट। टीवी की दुनिया में लंबे वक्त से आपके साथ मैं जुड़ा रहा, जनता के मुद्दे हुक्मरानों तक पहुंचाता रहा, आपसे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाता रहा, आपके मुद्दे उठाता रहा। अब YouTube की दुनिया के जरिए आपसे मुलाकात पिछले काफ़ी समय से हो रही है, और जो मैं पॉडकास्ट करता हूं, मेरी कोशिश यही होती है कि जो समसामयिक मुद्दे हैं, यानी कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ हैं, उन पर भी बातचीत की जाए, और जो ऐसी शख्सियतें हैं जो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं, उनसे मैं आपको मिलवाता हूं, उनसे मैं तारुफ करवाता हूं। इसी कड़ी में आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपका सबसे पहले परिचय करवा दूं, उसके बाद जो मुद्दा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और उनसे बात करूंगा। कर्नल दानवीर सिंह मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। टीवी की दुनिया के नामी गिरामी चेहरे हैं, अक्सर अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर इन्हें आप देखते रहते होंगे, पॉडकास्ट पर देखते होंगे, अखबारों के लिए, मैगजीन के लिए लिखते रहते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इनकी एक बड़ी पहचान है, फौज में भी अपनी बड़ी भूमिका अदा कर चुके हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं पहलगाम के बाद, जो आतंकी घटना हुई, उसको लेकर देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है, लोग गमज़दा हैं, और एक बात जो फिजाओं में है, जो बात हर किसी की जुबान पर है, क्या लड़ाई होने वाली है? क्या हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या बारूद की ढेर पर सुलग रहा है कश्मीर? तो सबसे पहले तो दानवीर जी आपसे यही जानना चाहूँगा, दर्शकों की भी इसमें रुचि है, कि क्या युद्ध होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच? अब युद्ध होने वाला है या नहीं होने वाला है, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। उसका कारण ये है कि आपको पाकिस्तान की मानसिकता समझनी चाहिए। क्रिस्टीन फेयर एक जानी मानी पत्रकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री की आइडियोलॉजी के बारे में लिखा है, और पाकिस्तान की मिलिट्री की आइडियोलॉजी है कि हारने के बावजूद अगर आप चैलेंज करते हैं इंडिया को, तो उसमें उसकी जीत है। अच्छा, आप, और ये उनकी किताबों में, ये उनकी तरबियत में, ये उनकी सिखलाई में ये चीज़ है कि आप हार जाएं, आप टूट जाएं, बर्बाद हो जाएं, लेकिन फिर भी खड़े होके आप उसको ललकारें, ये आपकी जीत है। और उसका रेफरेंस वो लेते हैं मक्का मदीना की लड़ाई से, कुरानिक टाइम से, जिसमें मोहम्मद साहब ने मक्का के ऊपर, मक्का या पता नहीं मदीना के ऊपर कई बार हमले करे, और कई बार वो हारे उनकी फ़ौज से, लेकिन वो फिर उठ खड़े हुए और उन्होंने फिर हमला किया, फिर आक्रमण किया, और ऐसे कई सारे हमलों के बाद में उन्होंने मक्का के ऊपर फतेह हासिल करी। तो ये वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, और ये रीज़न है कि आपने देखा कि 1948 में हारे, 1965 में हारे, 1971 में हारे, 1999 में हारे, और सर्जिकल स्ट्राइक में पिटे, बालाकोट में पिटे, लेकिन उन्होंने फिर भी पहलगाम कर दिया। तो इससे क्या निकल के आया? इससे ये निकल के आया कि जो क्रिस्टीन फेयर कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। अगर वो यही उनकी अगर मानसिकता है और वो इस तरीके से पूरी सिचुएशन को देखते हैं, तो आपके पास क्या विकल्प होना चाहिए? क्या आप को बातचीत तलाशनी चाहिए? क्या आपको डिप्लोमेसी देखनी चाहिए? नहीं, आपको बड़े पैमाने पर, निर्णायक तौर पर पाकिस्तान के ऊपर प्रहार करना चाहिए, हमला करना चाहिए, क्योंकि आपके हमले से पाकिस्तान कमज़ोर होता है। पाकिस्तान का अस्तित्व ही आपके लिए खतरा है। पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाना चाहिए। अगर वो मिटेगा तभी आप और मैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे, नहीं तो हमारे लिए खतरा बना रहेगा। देखिए, धारा 370 हटने के बाद में
कितना अच्छा माहौल था, सौहार्दपूर्ण था, लाखों की तादाद में वहाँ टूरिस्ट जा रहा था, इकोनॉमी वहाँ पे बेहतर हो रही थी, वहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स थे जो कि अच्छे थे, देश हित के थे। लेकिन क्या हुआ, उसने एक कार्रवाई करके आपकी इस्टेब्लिश्ड पीस को छिन्न भिन्न कर दिया। नहीं, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है, यानी पाकिस्तान का होना ही हमारे लिए खतरा है। तब तो लड़ाई बहुत ज़रूरी है, और लड़ाई भी निर्णायक युद्ध होना चाहिए। मतलब सिर्फ ये नहीं हम कह सकते हैं कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की चीज़ें हों। देखिए, हम लोग शुरू से हम अकोमोडेटिव रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, और हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा है कि हम लोग भाई भाई हैं, थोड़ा सा बंटवारा हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बजरंगी भाईजान जैसी पिक्चरें बनती हैं, और थोड़ा उस तरीके का माइंडसेट है हम लोगों का, वो चेंज करना पड़ेगा। आप शुरू से देखते आइए, आपने आपके पास 92,000 कैदी थे, आपने एक गलत समझौता किया जिसका नाम शिमला समझौता था, वो अपने कैदी छुड़ा के ले गया। उस शिमला समझौते के बाकी जो अहम पहलू है, जो सबसे अहम पहलू है कि कश्मीर का मुद्दा या कोई भी मुद्दा है, ये बायलैटरल इशू होगा, ये इंटरनेशनल इशू नहीं होगा, आपस में सुलझाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस बुनियादी चीज़ को कभी फॉलो नहीं किया। उसने क्या फॉलो किया? उसने फॉलो किया लाइन ऑफ कंट्रोल को डिफेक्टो बॉर्डर के तौर पर मान्यता मिली, यानी कि उसने अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से वो चीज़ें फॉलो करी जो उसको सूट करती थी। शिमला समझौता गलत था? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत था, क्योंकि आपने जो इतनी बड़ी जीत हासिल करी थी 71 की, और आपके पास इतने बड़े पैमाने पर कैदी थे, आपने टेंजिबल उसमें से कुछ नहीं निकाल पाए। आपने हवाई बातों पे साइन करके आपने पूरे कैदी उनको दे दिए, और उन्होंने पलट के आपको फिर तंग करना शुरू कर दिया। 71 की लड़ाई के बाद में उन्होंने 79 तक तो न्यूक्लियर बम बना दिया था 8 साल में। फिर उसकी मंशा नहीं थी, आपकी मंशा थी कि चलिए हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दें, हम अमन की आशा चला लें। तो अमन की आशा आपने खूब चलाई, लेकिन वो तो न्यूक्लियर कबूतर उड़ाने से कोई फायदा हुआ नहीं। कबूतर उड़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ, उसने आपके कबूतर मार दिए। नहीं, पाकिस्तान तो लेकिन अब ये कह रहा है कि भाई शिमला समझौता हम रद्द कर देंगे। बहुत ज़रूरी है रद्द करना। धमकी दे रहा है वो। दो चीज़ें हैं अखिलेश भाई, मैं शिमला समझौते से पहले ये जब सीज़ फायर हुआ था, जो पिछला जो सीज़ फायर हुआ था, मनोहर पारिकर डिफेंस मिनिस्टर थे, मैं अपनी मैगजीन को कवर कर रहा था, तो मैंने उनसे एज ए जर्नलिस्ट सवाल पूछा था, एज ए जर्नलिस्ट हु हैज़ ए मिलिट्री बैकग्राउंड। मैंने बोला कि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी बदहाल है, आपने ये सीज़ फायर एग्रीमेंट क्यों कर लिया? उसके लिए तो खर्चा बहुत ज़्यादा है आपसे मैच करने के लिए। आप उसको वॉर ऑफ एट्रिशन में मार देंगे, आप उसको इकोनॉमी मार देंगे, उसके फायदे। तो हमने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी, वो सीज़ फायर एग्रीमेंट करके। और ऐसी बेवकूफ़ी हम पहले भी कर चुके हैं, जब पहले 2003 में शायद मुशर्रफ के साथ में सीज़ फायर एग्रीमेंट किया था, उससे पहले चले जाए तो आपने शिमला एग्रीमेंट कर लिया। तो अगर वो कह रहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट को तोड़ेंगे, तो ये तो हमारे लिए खुशखबरी है ना। अच्छा, ये बहुत खुशखबरी है भाई, फिर तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है डिफेक्टो बॉर्डर नहीं है, फिर मैं अपनी मर्जी से उसको आगे पीछे कर सकता हूँ। फिर आप मेरे लिए कोई बाध्य नहीं है, कोई बाध्य नहीं है। मतलब पाक अधिकृत कश्मीर को हम ले सकते हैं अपने कब्जे में, टेक्निकली हम ले सकते हैं। फिर तो कोई, इट इज़ नॉट सैक्रोसेंट ना। जैसे 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ, तो वाजपेयी ने कहा ना कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे, तो हम तो मूर्ख थे। उसने तो ये चीज़ नहीं करी, वो तो आ गया इधर, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके तो आपके ऊपर बैठ गया, और उसने चालाकी करी, कहता है कि ये फौजी नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है। लेकिन वो उसका ज़्यादा ब्लफ चल नहीं पाया, वो पकड़ा गया, लेकिन उसने वायलेशन करी ना। लेकिन आप तो शिमला समझौते के तहत आप तो बंधे हुए थे। नहीं, लेकिन कर्नल साहब एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं और सबको पता है कि कैसे भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान इन सब के पीछे है, जो कि है, अब उस तरह के तमाम प्रमाण भी सामने आ गए हैं, वो क्यों चाहेगा कि युद्ध हो भारत पाकिस्तान के बीच? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इसमें अगर मगर तो खैर है ही नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो क्यों चाहेगा? क्यों? आसिम मुनीर के उस बयान पे चलते हैं, चलिए।
उसने बोला, उसको हिंदी में बात करते हैं, उसने अंग्रेजी में बयान दिया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, टू नेशन थ्योरी के ऊपर हमारा बंटवारा हुआ था, हम मुसलमान हैं, हमारा मुस्तकबिल अलग है, हमारी दिशा अलग है, हमारे मंसूबे अलग हैं, उनके अलग है, हमारा कोई। तो क्या है दिशा आपकी, क्या है आपका मंसूबा? अगर इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे आपका मुल्क बना है, तो कलमे की जो किताब है उसमें क्या है? उसमें यह है कि पूरे दुनिया में दीन को फैलाना है, लोगों को सही राह पे लाना है। उनके हिसाब से मैं और आप गलत रास्ते पे हैं, मेरे को आपको उसने सही रास्ते पे लाना है, और सही रास्ता वो है जो वो चल रहा है। तो ये है उनकी दिशा, ये है दिशा, और वही है उसका मुस्तकबिल। तो वो बुनियादी तौर पे आपके साथ में है, अलाइंड नहीं है मेरे भाई। तो वो जब आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है, जन्नत में बिलीव करता है, उसके लिए आंकड़ा 72 का बहुत महत्वपूर्ण है, हूरों वाला। हाँ, हूरों वाला। तो वो उसको इस जिंदगी में वो क्रेडिट पॉइंट्स ले रहा है, वो सिर्फ क्रेडिट पॉइंट ले रहा है कि मेरे इतने क्रेडिट पॉइंट हो जाएंगे तो मेरे को टक से वहाँ से रिजर्वेशन फ्री मिल जाएगा और मैं सीधा वहाँ पहुँचूंगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट, रिवॉर्ड पॉइंट्स ले रहा है वो। अच्छा। तो वो रिवॉर्ड पॉइंट ले रहा है, तो आपसे युद्ध करेगा और वो दीन के लिए लड़ेगा, और दीन के लिए लड़ते लड़ते रिवॉर्ड पॉइंट और लेगा। तो वो तो चाह रहा है, वो तो पैदा होते ही खून देखता है, और तब से वो खून देखता, तो वो तो झल्लाया हुआ इंसान है ना। उसके लिए तो इस दुनिया से कोई प्रेम नहीं है। कोई हंस रहा है तो उसकी हंसी मिटा दो, कोई देखने में सुंदर है तो उसके ऊपर पर्दा डाल दो, कोई खुश है तो उसको मार दो। ये है ना खेल, सोच ये है। तो अगर आपकी ये सोच है तो आपको क्या लगता है कि आपके जो जेस्चर्स हैं उसके साथ में उसका तालमेल बैठेगा? कतई नहीं बैठेगा। और इसी को कंफर्म करने के लिए आपने इजराइल ने गाज़ा पूरा तबाह कर दिया, आतंकवाद तो नहीं ख़त्म हुआ। क्यों? क्योंकि वो सोच कहती है कि हम जिस मुकद्दस राह पर निकले हुए हैं उसमें मरना कोई वो नहीं है, वो शहादत है। क्योंकि मतलब वो रक्त बीज है। हाँ, रक्त बीज ही कहा जाएगा ना जी। खून का कतरा जहां भी गिरेगा वहां से पैदा हो जाएंगे, खत्म हाँ। नहीं होने वाले हैं लोग, जी, दहशतगर्द। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके के वहाँ पर हालात हैं, और जब ये वाली खबर आई, आपने भी जब सुनी कि पूछ पूछ कर कि हिंदू हो मुसलमान हो लोगों को मारा गया, ये बात कितनी आपको मतलब चौंकाती है या परेशान करती है? आपकी तो तैनाती उन इलाकों में रही है। मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, मेरे को कोई हैरानी नहीं होती है, बिकॉज यही फितरत है। अच्छा, यही फितरत है मेरे भाई, यही। अरे नहीं, साथ साथ रहने वाली बात, सेकुलरिज्म वाली बात, ये नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ, वहाँ पर इस चीज़ का कोई मायने नहीं है जहाँ पर वो बहुसंख्यक हो जाए। हाँ, जो रेडिकलाइज्ड है, जो पाकिस्तानी है, उसकी बात कर रहा हूँ। जो आम कश्मीरी है, जो रेडिकलाइज्ड नहीं है, जो बैलेंस्ड है, ऐसी बहुत बड़ी अक्सरियत है। देखिए, अब एक पूरे सबको एक ही ब्रश में पेंट नहीं कर सकते, और ये गलत होगा। लेकिन जो लोग रेडिकलाइज्ड हैं उनके लिए तो यही है ना। वो तो ये कहता है, वो तो कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है भाई मैं सही रास्ते पर आ गया। मैं भी तो कश्मीरी पंडित था ना किसी ज़माने में, रैना था, कौल था, पंडित था, अहमद बशीर पंडित, और ऐसे कई सारे नाम जो आप, हाँ मुस्लिम हाँ हैं। हाँ, अच्छा। वो सारे दे आर ऑल कश्मीरी पंडित्स ओनली, जो कन्वर्ट हुए। तो बोले यार हम पे ईमान आ गया। अच्छा, वो सारे कश्मीरी पंडित हैं, वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए। अब वो मानते हैं, वो तो उमर अब्दुल्ला का शेख उमर अब्दुल्ला का, सॉरी, फारूक अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट है कि ये सारे कश्मीरी पंडित, इट्स अ फैक्ट, कश्मीरी पंडित हैं, वो कन्वर्ट हुए, वो मुसलमान हो गए। यानी कि उनके ऊपर ईमान आ गया, उनको शऊर आ गया। और वो जिसके ऊपर ईमान नहीं आया है, शऊर नहीं आया है, उसको सही रास्ते पे ले जाना है। अभी आप ही मेरे को बता रहे थे कि एक ने कलमा पढ़ दिया, उसकी जान बच गई। हाँ, एक ने बोला कि मैंने पढ़ा तो मेरी जान बची है। चलिए साहब, ये बहुत बेहतरीन हो गया, कलमा पढ़ लिया आपने, तो ये है कहानी। तो दिस इज़ द फैक्ट। और ये कोई, और एक और मैं बात करूँ, देखिए ये बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरे फादर भी फौज में रहे, उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी, 65 की, 71 की, और बड़ी पेल के लड़ी। हाँ। और हमने भी काफ़ी लड़ाई लड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर के अंदर।
ये हमेशा याद रखना कि ये जब भीड़ में होता है तो बहुत ख़तरनाक होता है। अकेला आपको लड़ता कभी नहीं दिखेगा, छुप के पीछे से मारेगा, सामने से आपके सामने कभी नहीं खड़ा होगा। आप मेरे को पूरा इतिहास निकाल दीजिए, इनके इतिहास में जो इस्लामिस्ट इतिहास है, नहीं तो भाईचारे की बात कहते हैं। नहीं उसे छोड़ दीजिए, जो मैं कह रहा हूँ इस्लामिस्ट इतिहास में, मिलिट्री वॉरफेयर में, आप मुझे एक रानी झांसी निकाल दीजिए जो अकेले दम पे लड़ गई, आप राणा प्रताप निकाल दीजिए, आप राणा सांगा दिखा दीजिए, आप मेरे को शिवाजी निकाल के दिखा दीजिए। इतने आक्रांता यहाँ पे आए, अकेला जो लड़ा और अकेले अपने दम पर खेल गया वो निकाल के बता दीजिए, कभी नहीं मिलेगा आपको। भीड़ में जीतेगा और जब हारेगा तो इससे ज़्यादा बड़ा कायर आदमी नहीं है। भागते हुए, गुहार लगाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, बिलबिलाते हुए हमने देखा है, पैरों में गिरते हुए देखा है। तो सब जिहाद और कुरान और सब साइड में हो जाता है उस समय, जब अल्लाह तुम में दिखने लगता है, जब तुम्हारे हाथ में वो पावर होती है जो अल्लाह के पास होती है, जब वो दिखता है तो वो बिल्कुल नक मस्तक हो जाता है। तो कहते हैं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पे मरने मारने की बात करते हैं, मतलब बातें करते हैं, जान ज़्यादा कीमती है, वहाँ पे कीमती हो जाती है। ये मैंने देखा है भाई, मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े खूंखार, आपने तो पकड़ा भी होगा ऐसे लोगों को, ठोका भी है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस? अब छोड़ दीजिए। नहीं, जब आपने उनको पकड़ा हो गन पॉइंट पे किसी को हाँ रखा तो वो हो। बिलबिलाते हैं वो। अच्छा, तब धर्म की बात नहीं करते? तब धर्म की बात नहीं करते। अच्छा, उनसे तब भारत उनसे कोई माता की संस्कृत जय का- बुलवा लो, उनको अच्छा। बजरंग बली की जय बुलवा लो, जय श्री राम बुलवा लो, सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। जैसे हमारे वाले ने कलमा पढ़ लिया, तब जान उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। हाँ, तो लेकिन वो फिर बचते नहीं है। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं आप बार बार, शिमला उस पर समझौते पे ही आ रहा हूँ, उसके बाद मैं बाकी बिंदुओं पे भी आऊँगा, उस पर भी बातचीत आपसे करेंगे। जो शिमला समझौता है उसमें तो पाकिस्तान की तो बहुत ही फजीहत हुई थी, जिस तरीके से उनको सरेंडर करना पड़ा और उनसे समझौता जो करवाया गया। आप हालांकि कह रहे हैं कि हमारी तरफ से बहुत चूक हो गई, हम बहुत कुछ उस दौरान हासिल कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान फिर ये धमकी गिदर भपकी कैसे दे रहा है कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे? इतिहास भूल गया वो? क्या करेगा, वो तो घबराया हुआ है। ये बौखलाहट में दिए गए बयान है, अब कुछ है नहीं, क्या है तो चलो ये कर दो। उसको भी पता है कि इसकी कोई वैल्यू थोड़ी है, ना उसको कोई मायने है। नहीं, वहाँ के जो लोग बोल रहे हैं, मैं आपको कुछ बयान सुनवाता हूँ और उस पर आपके रिएक्शंस में भी चाहूँगा जी। मैं दर्शकों को भी सुनवाऊंगा और आपको भी। जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये पूरी जानकारी दी गई है वहाँ पर। भारत की तरफ से रिस्पांस आया, मैं समझता हूँ कि एक चाइल्डिश और इमेच्योर रिस्पांस था कि उन्होंने लीगली ना डॉक्यूमेंट पढ़ा, ना कानूनी हैसियत पता करने की कोशिश की कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो कल मुझे हॉलो थ्रेट्स नजर आए हैं, जिसको उर्दू में गीदड़ भपकियां कहते हैं, और पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस उन गीदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे, जिनकी कोई लीगल, पॉलिटिकल, सोशल या किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल किस्म की भी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, इट वॉज 2 नॉचेस हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए, आपको जो कॉस्ट पड़ेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपकी एयरलाइन सफर करेगी, आपकी इकोनॉमी सफर करेगी। ट्रेड के हवाले से जो टोटल बंदिश है, इवन थ्रू एनी थर्ड स्टेट, इंडिया से डायरेक्ट तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, किसी और मुल्क के थ्रू भी इंडिया से ट्रेड मुकम्मल तौर पे बंद है। तो आपकी इकोनॉमी को अब इसकी हिट पड़ेगी, आपको ये हिट लेना पड़ेगी। आपकी सिर्फ बातें थी और आपका सिर्फ रेटरिक था, और मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, हमारे कुछ यहां से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने। खैर उस पर मैं आता हूं, लेकिन आप सुन रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहा है कितना पाकिस्तान। परेशान है, कितना कंसर्न है हमारी इकोनॉमी के लिए। पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हम ट्रेड अगर ना करें तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, और अगर हम उसकी एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करें तो हमारी एयरलाइन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमारी इकोनॉमी जो है डगमगा जाएगी। ये अहमक भिखारी मुल्क, फटीचर मुल्क, अहमक आदमी, मूर्ख आदमी वो अपने लोगों को खुश कर रहा है। देखिए आप इसके, वो आपको एड्रेस नहीं कर रहा है, वो अपने पाकिस्तानियों को बता रहा है कि वो अपना वो करके अपने पाकिस्तानी की हौसला अफजाई कर रहा है। अरे भाई, तेरे पास ना आटा ना चावल, फटीचर हाल, जैसे
आपने कहा कि वो कटोरा लेके घूमने वाला व्यक्ति, वो कौन सी इकोनॉमी, कौन सी चीज़ हमसे ले लेगा जिससे हमारी इकोनॉमी बेहतरीन हो जाएगी और पूरे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। तो ये मूर्ख लोग हैं, ये अपने लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। मैं आपको और सुनाता हूँ, आगे सुनाता हूँ। गिदड़ भपकियां हैं और एम्प्टी थ्रेट्स हैं। और मैं ये देखें बड़ी क्लैरिटी के साथ, ये बात पूरी दुनिया को पता है, इंडिया टेररिज्म को यूज करता रहा है विक्टिम बनने के लिए। भाई हम फ्रंटलाइन स्टेट हैं टेररिज्म के खिलाफ, आप एक्सपोज हो चुके, पूरी दुनिया जान चुकी है कि आप टेररिज्म को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ख्वाजा साहब ने कलभूषण की बात की, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस, लीगल एविडेंस मौजूद है आपके खिलाफ कि आप स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को, और आज आप टेररिज्म को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। इसको यूज करते हैं टेररिज्म को, हम लोग टेररिज्म को यूज़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसकी गवाह है, ये कहना है इन मुल्ला जी का। लेकिन पूरी दुनिया तो हमारे साथ खड़ी है। ईरान कट्टर शिया इस्लामिक मुल्क है, उसने कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बताते हुए उसने बयान दिया है और कंडेम किया है। अफगानिस्तान इस्लामिक एमिरेट है, तालिबान की सरकार है, वो भारत के साथ खड़ी हुई है, उसने इसकी मजम्मत करी है। पाकिस्तान वहाँ पीछे है, और जो हिमालय से भी ऊंचा और समुद्र से भी जो गहरा दोस्त है वो भी भारत के साथ खड़ा हुआ है, उसने भी इस घटना की आलोचना करी है। पूरा वेस्ट भारत के साथ है, अमेरिका भारत के साथ है। अब आप मेरे को बताइए कि ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा ये बता रहा है कि पूरी दुनिया देख रही है, तो पूरी दुनिया सारे पाकिस्तानियों के पास, हाँ इनके पास प्रमाण है। एक वो कसाब वहां से उठकर आता है हमारे यहाँ, कुलभूषण यादव की बात करते हैं। ये छाबार पोर्ट से जुंदल्ला करके एक आतंकवादी संगठन था, आईएसआई द्वारा प्रायोजित सुन्नी संगठन, जो कि एंटी शिया वो उसका मुहिम रहती थी, वो उसको वहाँ से अगवा करके लेके आए। वो तो वहाँ पे बिजनेस के लिए गया था, वो तो वहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ था। आप क्योंकि वो बॉर्डर के पास है, आपने वहाँ से उसको अगवा किया, आप यहाँ ले आए, अब आप इसको खेल रहे हैं। तो उससे कोई साबित नहीं हो रहा ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या निर्णय आया था? वो निर्णय यही आया था ना कि भारत को सहूलियत दी जाए उससे बात करने की, उसको काउंसल देने की वगैरह वगैरह, और हमारी बात को उन्होंने समझा था। तो ये सब फ्रॉड है, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए। नहीं, सिंधु जल समझौता जो रद्द हुआ है उसकी हताशा तो नहीं है पाकिस्तानियों में? बहुत बड़ी हताशा और है। उसका क्या नुकसान पाकिस्तान को हो उसका सकता है? बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा अगर इसको आप हम जैसे बात कर रहे थे बड़े सरल भाषा में, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि जब हमें ये पता लग जाता है कि आज वाटर सप्लाई नहीं आएगी घर में, तो हम अपनी बाल्टियां भर के बैठ जाते हैं कि भाई नहीं आएगी। थोड़ा टेंशन रहता है, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। और अगर हमने ऐसा ना किया हो तो हमें बाज़ार से पानी खरीदना पड़ता है, पड़ोसियों से मांगना पड़ता है, और पूरा जो आपका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप एक स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये पानी आएगा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? कितनी बड़ी टेंशन। देखिए, एक रिवर पानी तो बुनियादी जरूरत है जिंदगी के लिए, बुनियादी जरूरत है। इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर दुनिया का सबसे एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क दुनिया का अगर है तो वो पाकिस्तान में है। पूरा पंजाब, साउथ पंजाब, सिंध, उसकी पूरी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर इसका पानी रुकता है तो वहाँ पर अकाल होगा, भूखमरी होगी और डेमोग्राफिक पलायन होगा, पॉपुलेशन पलायन होगा। जब भूखमरी होगी, अराजकता होगी, फितना होगा, सिविल वॉर होगी, क्योंकि रिसोर्स कम होगा। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। इसीलिए चाहे वो 1948 हो, चाहे वो 99 हो, चाहे वो अभी पहलगाम का हमला हो, चाहे आसिम मुनीर का वो बयान हो, या किसी भी पाकिस्तानी लीडर का वो बयान हो जिसके अंदर वो कश्मीर को अपनी शाहरग मानता है। शाहरग क्या है? द मेन आर्टरी, जो हार्ट से जो मेन आर्टरी जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, शाहरग। तो वो कहता है कि हमारी शाहरग है, बिल्कुल सही कहता है, और शाहरग हमारे हाथ में है। इंडस वाटर ट्रीटी का
एब्रोगेट होना, ख़त्म होना, यानी कि शाह-रग को अब हमने और कस के पकड़ लिया है और हम उस शाह-रग को अगर दबाएंगे तो पाकिस्तान मरेगा। और ये पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। बौखलाहट है, घबराहट है। और बिलावल भुट्टो का कल ही का स्टेटमेंट है कि इंडस हमारी है, अगर ये इसके ऊपर कुछ करेंगे तो यहाँ पे हिंदुस्तान का खून बहेगा। एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है, एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है। तो उसको ये अपने को हौसला दे रहा है, अपने लोगों को हौसला दे रहा है कि चिंता मत करो, हम ये हैं और हम वो हैं। सबको पता है कि कौन हो तुम, कहाँ हो, और ये पानी बंद होगा तो बहुत बहुत बुरा हाल होगा। तब तो सर मेरे जहन में एक सवाल है, हो सकता है मेरी तरह और पाकिस्तान के लिए इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। मेरी तरह कई लोग भी सोच रहे होंगे कि जब पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान इससे हो सकता है तो वो मुल्क जिसकी बुनियाद ही भारत के साथ दुश्मनी पर टिकी है, फिर ये समझौता हुआ ही क्यों? सिंधु जल समझौता क्या है सर? ये सिंधु जल समझौता ये इसके ब्रिटिश टाइम से है। अंग्रेज़ों ने जब इंडिया एक था तो पूरा जो पंजाब का जो कैनाल नेटवर्क था वो ब्यास, सतलुज, रावी से निकल के, और ये पूरा का पूरा इरिगेशन सिस्टम वहाँ पे बना हुआ था। अब डिवीज़न हुआ रिलीजन के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे तो हुआ नहीं। तो ज्योग्राफी हमारे साइड में आ गई, ज्योग्राफी हमारे साइड में आ गई। जो ज्योग्राफी हमारे साइड में नहीं आ रही थी उसको जबरन अपने साइड में करने का प्रयास किया, जिसमें पाकिस्तान विफल हो गया। शाह-रग भी हमारे साइड में रही, हमारे हाथ में रही। तो दोनों मुल्कों के बीच में डोमिनियन इंटर वाटर शेयरिंग एक एग्रीमेंट लाने की अंग्रेज़ों ने कोशिश करी, जिसके अंदर कि भारत जो है उसको वो पानी देता रहेगा, और ये कहानी चलती रही। फिर बाद में इंडस वाटर ट्रीटी हुई, जिसमें हुआ कि भाई अगले 10 साल तक आप जो है पानी पाकिस्तान को देते रहेंगे, और अगले 10 साल के अंदर ये अपना कैनाल नेटवर्क जो है ये इन नदियों से हटाकर और इंडस नदियां जो उसको मुहैया कराई जा रही हैं, जो वेस्टर्न नदियां हैं, दैट इज़ झेलम, चिनाब और इंडस, ठीक है, इनसे वो अपना नेटवर्क सेट कर देगा। और इसके लिए हमें 62,000 मिलियन US पाउंड्स भी देने पड़े। यानी कि वो मैं पढ़ रहा था 125 मैट्रिक टन गोल्ड की कीमत उस ज़माने में थी। उतना पैसा हमने दिया उनको कि आप अपना नेटवर्क ठीक कर लीजिए। पाकिस्तानियों को दिया? जी हाँ, ये हमने दिया। 10 साल तक पानी दिया कि आप ठीक कर लें इसको। तब तो नमक हराम कहे जाएंगे वो? अब जो भी कहे जाएंगे, बट ये फैक्ट है, ये हकीकत है। नहीं, जिसकी इतनी मदद की गई हो और वो भारत के लिए जो सोच रख रहा है पाकिस्तान। हाँ, तो वो हम लोगों को लगा कि ये चलो अब ठीक है, विभाजन हो गया, तुझको वो मिल गया जो तुझे चाहिए था, हम अब चलो अब शांति से रहेंगे। लेकिन आसिम मुनीर ने फिर से उसको दोहरा दिया कि हमारा डेस्टिनेशन अलग है, मुस्तकबिल अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। कर्नल साहब, ये कहा जा सकता है कि सिंधु जल समझौता रद्द करके मोदी सरकार ने बेहतरीन कदम उठाया है, और इसके पहले की सरकारें अगर पहले ये काम कर देती तो और बेहतर होता? बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए। जब आपने ये देख लिया कि 1965 की जंग हो गई तो ये 1965 में रद्द हो जाना चाहिए था। आपने 1960 में ये समझौता किया, आपके कश्मीर के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, आप को जबरन उसको कश्मीर को हथियाने के लिए ऑफ जिब्राल्टर शुरू कर दिया, तो आपको तभी रद्द कर देना चाहिए था। आपने इतनी मोहलत क्यों दी? आपने इसको इतना लंबा क्यों चलाया, बताइए? तो ये तो बहुत गलत किया ना उन्होंने काम। जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपसे आपके अनुभव के आधार पर कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि आपकी तैनाती इन इलाकों में रही है, कश्मीर के बहुत ही संवेदनशील इलाकों में। ये जहाँ पर हमला हुआ, ये कैसा, इसकी कैसी डेमोग्राफी है, और इसका जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र पूरा है, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, जिस इलाके में ये हमला हुआ है ये बहुत जंगलों वाला इलाका है, घने जंगल है, घने जंगल हैं। और अच्छा। एक हमारी RR की यूनिट है, उसमें 2 साल पहले वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर भी शहीद हुए थे। वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं इस इलाके के अंदर। उसका जो रॉक स्ट्रक्चर है बहुत डिफरेंट है। ये बैसरन की बात भी आप कर रहे हैं? हाँ, पूरे इस इलाके की, साउथ इलाके की, और वो महादेव रिज है, और ये पूरी की पूरी बहुत सारी गुफाएं हैं, सैंडस्टोन है, कैल्शियम है, तो ये सारी सॉफ्ट उसको बनाते हैं, इसलिए गुफाएं वहाँ पे बहुत हैं। अमरनाथ तुलियन लेके आसपास भी है। हाँ, वो अमरनाथ गुफा भी एक उसी सिलसिले का एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पर स्थान है। हाँ।
और ये पीर पंजाल से भी जुड़ा हुआ है, जंगल बहुत घने हैं यहाँ पर, और पीर पंजाल से और लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत आसानी से कनेक्ट होती है। यहाँ की ज्योग्राफी आतंकवादियों को फैसिलिटेट करती है पाकिस्तान से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने में, ए, और यहाँ पर हाइड आउट्स बनाने में, बी। क्यों? क्योंकि जंगल बहुत है, गुफाएं बहुत सारी हैं, दुर्गम इलाका है, और पॉपुलेशन यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में ना के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें उसको फैसिलिटेट करती हैं। वो आराम से छुपा रहता है, ज़रूरत पड़ने पर नीचे आता है, काम करता है, फिर घुस जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, रेडिकलाइज्ड लोग काफ़ी हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट धारा 370 के हटने के बाद में वजूद में आया। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है उसके अंदर, पाकिस्तानी उसको मैनेज करते हैं। इस वाले हमले में भी 2 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई है। तो ये सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बदली करी है, ये उस बड़ी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। और अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो वो अभी तक सफल है। उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उसने आपकी जो इस्टेब्लिश्ड पीस थी, डेवलपमेंट था, आपका जो इलेक्शन आपने चलाए, उस सब को उसने पानी में मिला दिया। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान ने। इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जज्बातों से अगर आप परे समझें तो उसने आपको शय दे दी है, शतरंज के उसमें आपको शय दे दी, शय और मात का जो खेल है उसमें। और आपके पास इस समय और कोई विकल्प नहीं है। इस शय को तोड़ना है और मात देनी है अगले को। और ये बूता मेरे ख्याल से आज की तारीख में जो आज की सरकार है, जिसके साथ पूरी ऑपोजिशन पार्टीज एक सुर में साथ खड़ी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, पूरा 140 करोड़ नागरिक भारत सरकार के साथ है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भारत सरकार के साथ है। इससे ज़्यादा बेहतरीन समय नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में और बहुत ज़बरदस्त एक इलाज उसका किया जाए। ये बिल्कुल राइट टाइम है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इलाज क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत अब टीवी चैनलों पे देखा जाएगा, सब लोग कह रहे हैं कि पीओके वापस लिया जाएगा। पीओके वापस नहीं लिया जाएगा, हमें नहीं चाहिए अभी पीओके। पीओके अपने आप वापस आएगा। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट देखिए कि वहाँ हालात ऐसे हो जाएंगे कि वो खुद हमारे पास चल के आएंगे। हमें वहाँ पे लड़के अपने लोगों को मरवाने की ज़रूरत नहीं है। ए, बी, बहुत ही डायनेमिक रिस्पॉन्स होगा। मैं समझाऊंगा इस डायनेमिक रिस्पॉन्स का क्या मतलब है। ये क्वांटम और स्कोप में ये डिफरेंट होगा। डायनेमिक रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जो अभी तक आपने देखा है वैसा नहीं होगा। अच्छा, इसको बोलते हैं डायनेमिक रिस्पॉन्स। सर्जिकल स्ट्राइक टैक्टिकल लेवल पे थी, बालाक उसमें फौज का इस्तेमाल हुआ। डायनेमिक रिस्पॉन्स बालाकोट में एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ, फौज का इस्तेमाल नहीं हुआ, एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ। मैसेजिंग स्ट्रेटेजिक थी, टारगेट पाकिस्तान में था, पीओके में नहीं था, पाकिस्तान में था। तो डायनेमिक रिस्पॉन्स रहा है। मोदी सरकार को अगर आप समझें, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो इकोनॉमी के लिहाज से हो, चाहे किसी भी चीज़ में, आप रिपीट करता हुआ डिसीजन नहीं देखेंगे। कुछ नया होगा, डिफरेंट होगा, डायनेमिक रिस्पॉन्स होगा, उसका क्वांटम और स्कोप अलग होगा। लेकिन ये तुरंत नहीं होना चाहिए, क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत सटीक तैयारी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर मेरे से कोई पूछे, मेरा एक रेडिकल व्यू भी है, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक, बहुत ही बड़े पैमाने पर स्ट्राइक, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान स्ट्राइक, उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के ऊपर स्ट्राइक, उसकी नर्व सेंटर्स के ऊपर स्ट्राइक, जिससे कि
उसका कमांड कंट्रोल डिसरप्ट हो जाए, वो अपने एसेट्स को मोबिलाइज ना कर पाए, वो पैरालाइज हो जाए, मजबूर हो जाए, वो सरेंडर कर देगा। आजकल तो टेक्निकल वॉर का भी ज़माना है। टेक्निकल वॉर का ही ज़माना है ये। ज़माना टेक्निकल वॉर का ही है। ये ज़माना नैरेटिव्स का है, ये ज़माना टेक्नोलॉजी का है, ये ज़माना बहुत बड़े डिसरप्शन का है। आपको इज़राइल और गाज़ा के युद्ध से सीख लेनी होगी, आपको ईरान और इज़राइल का युद्ध जो चला 2 बारी मिसाइल युद्ध, उससे आपको सीख लेनी होगी, आपको रशिया यूक्रेन के युद्ध से सीख लेनी होगी। इस सब में बहुत भारी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। लेबनान के अंदर पेजर जैसी चीज़ का इस्तेमाल होके दूर से बैठा विस्फोट कर दिया। तो ये है डिसरप्शन, ये है टेक्नोलॉजी। हमारे पास है, इंडिया के पास। हमारे पास क्या है ये तो हमें नहीं मालूम, उस लेवल पर क्या है, हमारी कितनी तैयारियां हैं। बट आई एम वेरी श्योर कि पिछले 10 साल में, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो कॉन्सेप्ट अर्जुन वाला वो है, मछली की आंख वाला, हमारे यहाँ भी तो आंख दिख रही है। तो क्या अर्जुन को पिछले 10 साल से वो आंख नहीं दिख रही है? तो उस अगर आंख दिख रही है तो उसकी तैयारी नहीं कर रहा होगा अर्जुन। मोदी जी, अच्छा, जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें तैर रही हैं उसमें कुछ ऐसे हैं कि हमारे जो युद्धपोत हैं, INS वगैरह हैं, जो समंदर में दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। कई जो युद्धक विमान हैं वो आसमान में प्रवास कर रहे हैं। इसका कुछ खास मतलब आप निकालते हैं क्या? बिटवीन द लाइन्स कुछ पढ़ते हैं या पोस्चरिंग है? ये एक बहुत बड़ी पोस्चरिंग है। और एयरक्राफ्ट कैरियर का, देखिए, सबसे पहली बात तो ये खबर जब अगर बाहर लीक हुई है तो ये लीक करी गई है। जैसा मैंने कहा कि ये नैरेटिव वॉर और परसेप्शन का ज़माना है। परसेप्शन बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, नैरेटिव सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये दोनों चीज़ें, चाहे वो हवाई जहाज़ों की युद्धाभ्यास हो, आक्रमण नाम से ये युद्धाभ्यास चला सेंट्रल इंडिया में, चाहे वो हो, या वो INS विक्रांत का समुंदर में निकल जाना हो, पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाना हो, हाँ, वो अलग है। लेकिन जहाँ तक शिप का सवाल है, जब वो हार्बर में है तो वो सिटिंग डक है, टारगेट है, वो कमज़ोर है। पाकिस्तान भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया था प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके। 1965 में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी थी। कारगिल उसका इनिशिएटिव था। 1948 में उसने लड़ाई शुरू करी थी। तो ये आप नहीं कह सकते कि वो इस डर के माहौल में आपके ऊपर आक्रमण ना कर दे और कोई ऐसे एसेट को टारगेट ना कर दे जिससे आपका राष्ट्र का मनोबल नीचे बैठ जाए। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है। तो ये बंदरगाह में बैठकर टारगेट नहीं बना रह सकता, उसको बाहर निकलना होगा। तो वो निकल गया, मैदान में आ गया वो। ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू है कि सरकार अगर बोलेगी तो बहुत भारी एक्शन लेने में ये सक्षम है। ये वो तैरता हुआ हवाई अड्डा है जो पाकिस्तान ट्रैक नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसको बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके चारों तरफ जो घेराबंदी होगी पनडुब्बियों की, जो पूरा जो फ्लोटिला होगा जिसमें डिस्ट्रॉयर्स होंगे, फ्रिगेट्स होंगे, क्रोवेट्स होंगे, और आपकी जो पनडुब्बियाँ होंगी, जो आपके हेलीकॉप्टर्स होंगे, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होंगे, जो सैटेलाइट कवरेज और वो होगा, वो इतना अनप्रेसिडेंटेड होगा कि पाकिस्तान उसको नहीं समझ पाएगा, उसके नज़दीक नहीं आ पाएगा समझने के लिए। समंदर में हमारे आगे नहीं टिकता पाकिस्तान, कहीं भी नहीं टिकेगा। लेकिन आप अपने आप को एक सिटिंग डक नहीं बना सकते कि आप बंदरगाह में बैठे हुए हैं। आपको याद हो कि 1971 की जंग में उनकी जो PNS गाजी थी, उसको जब ये मालूम चला कि विशाखापट्टनम में इनका विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उसको डुबाने के लिए आई थी वो, कि वहीं पे डुबा देंगे हम। लेकिन वो हैरान हो गए कि वो वहाँ पे था नहीं, वो तो निकला हुआ था बे ऑफ बंगाल में। और वो PNS गाजी जो है वो तबाह हो गई। तो ये चीज़ें हैं, इसको इस तरीके से देखा जाए। इसके अंदर स्ट्रेटजी भी है, इसके अंदर
अगर मैं तुलनात्मक तौर पर देखना चाहूँ दोनों देशों की फौज को कि अगर निर्णायक युद्ध होता है तो पाकिस्तान हमारे आगे कहाँ पर है? आप खुद सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए, पहले शुरू करते हैं आर्मी से। इसको हम ऐसे अखिलेश नहीं कर पाएंगे। ऐसी तुलना नहीं कर सकते। ऐसी तुलना नहीं कर पाएंगे हम। हाँ। क्योंकि अब उसका कोई मीनिंग नहीं है। जॉइंटनेस का मीनिंग है। बालाकोट की स्ट्राइक में ये उभर के आया कि वो जॉइंटनेस में कमी थी, इसीलिए हमारा MiG-21 गिरा, इसीलिए अभिनंदन पकड़ा गया, वहाँ पे प्रिजनर ऑफ वॉर बना, इसीलिए उनके 20-22 जहाज हमारी एयर स्पेस में आके रजौरी के आसपास बम गिरा के गए। हमने अपना ही हेलीकॉप्टर गलती से मार दिया श्रीनगर में। तो ये बताता है कि हमारी जॉइंटनेस में थोड़ी कमी थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और तालमेल में कहीं ना कहीं चूक थी उस समय। तो अब ऐसा नहीं हो सकता, हमको इस सिनर्जी के साथ काम करना होगा। तो ये जब हम बात करते हैं कि भारत कितना मजबूत है, उसके अंदर सब शामिल है, ये सारी चीज़ें शामिल है। और ये सारी चीज़ों में आप अपना पॉडकास्ट भी शामिल करिए, क्योंकि नरेटिव की लड़ाई में ये पॉडकास्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी अहमियत हमारे देशवासियों के लिए है, इसकी अहमियत पाकिस्तान में बैठे जो वो गीदड़ भभकी और वो जो कहानी सुना रहे थे उनके लिए है, क्योंकि हम आईना दिखा रहे हैं, उनको असलियत बता रहे हैं, गंभीरता से बात कर रहे हैं। तो ये भी उस पूरे दृढ़ निश्चय और पूरे संकल्प और पूरी उसका एक हिस्सा है। तो ये अभी एक एक करके देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हमने बात करी कि पाकिस्तान, और वो अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे कि उसके इतने टैंक हैं, हमारे इतने टैंक हैं, उसके इतने आर्टिलरी है, हमारी इतनी है, उसके बाद इतने न्यूक्लियर बम है, हमारे पास इतने बम हैं, तो वो एक लॉजिकल एनालिसिस नहीं होगा, नहीं होता है वो। लॉजिकल एनालिसिस ये होगा कि आपके अंदर द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्या आप उस मुल्क को आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर पैरालाइज कर सकते हैं? क्या आप उस मुल्क को 1 घंटे के अंदर घुटने पे टेक सकते हैं? क्या आप में ये काबिलियत है? ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर साइबर वॉरफेयर शामिल है, इसके अंदर सारी, मतलब आज की लड़ाई कई फ्रंट पे लड़ी जाएगी, कई फ्रंट पे लड़ी जाएगी। राजनाथ सिंह का डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ था 17 अप्रैल को, उसमें उन्होंने यही कहा कि एक बहुत ही डायनेमिक वॉरफेयर हो गया ये अब एक सोल्जर टू सोल्जर वाला नहीं रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, तो पाकिस्तान अभी भी 1990 के दशक में फंसा हुआ है। वो 1990 के दशक में फंसा हुआ है, और पाकिस्तान अब हमारे मुकाबले में नहीं, क्योंकि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारी सलाहियतें इतनी ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान समझ रहा है और इसी वजह से घबराया हुआ है, और मेरे को लगता है कि शायद हमारे पास में ये काबिलियत है। आपको लगता है कि कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान को नस्तनाबूद किया जा सकता है, घुटने पे लाया जा सकता है? बिल्कुल घुटने पे नहीं, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इस सवाल का एक संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है कि वो परमाणु स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट है, उसके पास भी परमाणु बम है। तो अगर हम आमने सामने लड़ते हैं तो खतरनाक हो सकता है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात कर दी आपने ये। हाँ, इसको हर चीज़ को सरल तरीके से लॉजिक से समझाते ना। मेरे पास कार है, मेरी कार बाहर पार्किंग में खड़ी है और मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना हो तो मैं घर से निकलूँगा, ताला लगाऊंगा, घर से निकलूँगा, गाड़ी में बैठूँगा, गाड़ी निकालूँगा, और आपकी नज़र मेरे दरवाजे पर है, मेरे रास्ते पर है, आप देख रहे हैं कि मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, तो गाड़ी चलेगी। तो आप अगर मेरे को दरवाजे पे ही रोक दें तो फिर गाड़ी क्या चलेगी? क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि न्यूक्लियर बम अपने आप तो नहीं चल जाएगा ना। न्यूक्लियर बम, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर भारत से ज़्यादा इजराइल की नज़र है, भारत से ज़्यादा अमेरिका की नज़र है, और बहुत गहरी नज़र है। थोड़ी सी भी हरकत अगर पाकिस्तान करता है न्यूक्लियर हथियारों को लेकर, न्यूक्लियर बम कहाँ रखे होते हैं? न्यूक्लियर बम, मिसाइलें आर्म्ड नहीं होती हैं कि एकदम पूरी तरह आर्म्ड, और अगर उसको सीलों में भी रखा गया है तो सीलो खुलेगा तब मिसाइल लॉन्च होगी ना, उससे पहले सीलो खुलने, और सीलोज हैं नहीं पाकिस्तान में बाय द वे। तो बहुत सारे सिग्नेचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं,
आपके सिग्नेचर्स हैं, आप बहुत सारे सिग्नेचर्स हैं जो संकेत दे देंगे कि आप न्यूक्लियर तैयार कर रहे हैं। और ऐसा संकेत मिलते ही, उससे पहले कि वो हिमाकत करे, आप उसका पूरा कमांड एंड कंट्रोल आप निस्ते नाबूद कर दें। तो ये कमांड एंड कंट्रोल निस्ते नाबूद करने की सलाहियत आप में है। आप अगर ऐसी सिचुएशन होगी, आपके साथ इजराइल होगा, आपके साथ अमेरिका होगा। कर्नल दानवीर ये कह रहे हैं कि ये गिदड़ भभकी है पाकिस्तान की, अगर बार बार परमाणु बम की बात कही जाती है। आपने इस बार सुना? बालाकोट के बाद आपने कितनी बार सुन लिया कि उनके पास में, अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल शब्द कहीं आपने सुना क्या? नहीं, इस बार तो नहीं सुना। क्यों? वहाँ के सियासतदान से कहते हैं कि परमाणु बम वो छोड़ दीजिए, बड़ी आधिकारिक तौर पर हाँ, ख्वाजा साहब इसमें बैठे हुए डिफेंस मिनिस्टर, और वो मुल्ला जो ये बयान दे रहा था, वो पता नहीं क्या मिनिस्टर है उसका, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है शायद। इनके मुंह से ये हुआ कि हम एटमी ताकत हैं। ये तो छूटते ही बोलते थे, अब क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों नहीं बोल रहे? उनको पता लग गया है कि पावर तो है, न्यूक्लियर तो है, लेकिन पावर नहीं है। अच्छा, न्यूक्लियर स्टेट है लेकिन न्यूक्लियर पावर नहीं है, पावर नहीं है। आपको मैं कारगिल युद्ध के टाइम की बात बता दूं। कारगिल युद्ध में, जब कारगिल युद्ध एक लेवल तक चला था, जब नेवी मोबिलाइज हुई थी, तो भारत ने अपने परमाणु हथियार तैयार कर दिए थे स्ट्राइक के लिए। अच्छा, और ये खबर जब अमेरिका ने पाकिस्तान को दी कि बॉस वो तैयार है, तो कांपते हुए पहुंचे थे ना उधर मुशर्रफ और नवाज शरीफ, घबराते हुए। तो अमेरिका हमारे ऊपर भी नज़र रख रहा है, उधर भी रख रहा है, लेकिन हमारे पास एडवांटेज कुछ अलग है। वो अमेरिका भी समझता है बहुत अच्छी तरह, क्योंकि जब हमने पोखरण 2 किया था तो अमेरिका वो पकड़ नहीं पाया था, और ये उसकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर मानते। बुद्धा स्माइल कर गए थे उसमें। और तो इंडिया के अंदर वो भी काबिलियत है। तो पाकिस्तान को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि गेम किधर चल रहा है और कितनी बड़ी गलती कर दी है। इनफैक्ट अब आसिम मुनीर एक पाकिस्तान के अंदर बर्डन के तौर पे देखा जा रहा है। ऐसे भी कई कमेंटेटर्स मैं देख रहा हूं। अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने बताया, जो वहाँ सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, जी, कि ये तो आतंकी की तरह इंसान है, ये सेनाध्यक्ष जो है। बातें सोशल मीडिया पे ये भी चल रही हैं कि शायद आसिम मुनीर को देश छोड़ के भागना पड़े, बिकॉज वो एक बर्डन बन गया है। एक आदमी की वजह से पूरा मुल्क, 24 करोड़ का जो मुल्क है, वो अभी यरगमाल बन गया है, होस्टेज बन गया है, सिचुएशन का होस्टेज बन गया है। और भारत छोड़ेगा नहीं। जैसा मैंने कहा कि उसने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट दिया है। उसने ये बताया है कि आपने 370 हटा दिया, आप कहते हैं कि ये नहीं। और सबसे बड़ी बात तो दानवीर साहब, मुझे एक चीज़ ये नज़र आती है कि वहाँ पर कुछ लोगों के मन में, अगर कश्मीर में आतंकियों को लेकर सहानुभूति थी भी, वो चीज़ अब चली जाएगी, क्योंकि आपने उनकी इकॉनमी पे भी हमला कर दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि पर्यटकों पर हमला किया जाए। भाई, मैं भी वहाँ पर गया हूँ, आपकी तो खैर वहाँ पर तैनाती रही है। जैसे ही किसी पर्यटक के साथ कोई बदसलूकी करने की भी कोशिश करता था, लोग, वहाँ के लोकल लोग खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये पर्यटक जो हैं वो रोज़ी रोटी का एक बड़ा जरिया है। और आपने उस पर हमला कर दिया, पाकिस्तानियों ने। बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी कर दी। उसको समझ में नहीं आई, डायनेमिक समझ नहीं आई। हाँ, उसको देखिए, तभी मैं कहता हूं कि जब वो शारक कहता है ना, उसको कश्मीरी से मतलब नहीं है, उसको ज्योग्राफी से मतलब। उसका मैंने लॉजिक दे दिया कि क्या लॉजिक है। ज्योग्राफी से मतलब है उसको, उसके रोजगार से, चाहे वो उसके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दिखाता था ना पहले, लेकिन इस बार एक्सपोज हो गया। एक्सपोज, उसको उससे मतलब नहीं। उसने आपको संदेश दे दिया कि आपने 370 हटा के आपने कश्मीर को अपना एक टेक्निकली पूरा फुल फ्लेज स्टेट बना दिया और ये बना दिया, लेकिन मेरे पास वो काबिलियत है कि मैं शांति को भंग कर सकता हूँ। ये एक स्टेटमेंट दे दिया उसने, जो आपने 370 के इर्द गिर्द। नहीं, ये स्टेटमेंट तो उसने दे दिया, लेकिन उसने ये भी बता दिया ना कि हम कश्मीरियों के साथ नहीं हैं, और कश्मीरियों की भलाई से हमें कोई मतलब उसे नहीं है। कश्मीरियों से कोई मतलब नहीं है। उसको अपना इंटरेस्ट दिख रहा है पाकिस्तान को। तो अभी यही तो मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ये सब कार्रवाई हो चुकी है, तो अब हमको जवाब देना पड़ेगा, और हम देंगे, और बहुत ज़बरदस्त जवाब होगा, अनप्रेसिडेंटेड होगा, डायनेमिक रिस्पांस होगा। जो मैंने पूरी कहानी सुनाई ये होगा, और ये आप आने वाले समय में देखेंगे। 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, लेकिन होगा जरूर।
डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अगर लड़ाई हो जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप भारत को इस पूरी दुनिया में कहाँ देखते हैं, पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, कौन कौन से मुल्क हैं जो भारत के साथ खड़े हो जाएंगे? पूरा वेस्ट भारत के साथ है, चीन भारत के साथ है, अफगानिस्तान भारत के साथ है, ईरान भारत के साथ है। चीन भारत के साथ है? बिल्कुल साथ में। इसमें डायनेमिक्स अलग चेंज हो गए। बोला उसको समझ में आ रहा है, अमेरिका ने चीन को डंडा दे रखा, उसकी इकोनॉमी के ऊपर चोट, उसकी रोजी रोटी पे चोट करी है। टैरिफ वॉर। शी जिनपिंग भारत को देख रहा है कि अगर मेरे को जिंदा रहना है, मेरे को खड़ा अपने पैरों पे इसी तरीके से बल के साथ खड़े रहना है, तो भारत चाहिए मुझे। डायनेमिक्स बदली हो गए मेरे भाई, भारत चाहिए। पाकिस्तान से उसको कुछ नहीं मिल रहा है। बॉक्सिंग का अगर आप मैच देखें तो जो बॉक्सर जीत रहा होता है, चीयरिंग उसी की होती है। उगते सूरज को हर कोई सलाम उगते करता है। सूरज को सलाम करता है, ताकत के सामने नतमस्तक होता है। भारत ताकतवर है, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, चीन उसके साथ खड़े होके अपना लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं कराएगा। भारत उसकी मजबूरी है। लेकिन चीन को पाकिस्तान चाहिए भी रणनीतिक तौर पर। वो काउंटर बैलेंस करने के लिए जरूर चाहिए, लेकिन जैसे ही निर्णायक सिचुएशन पे कहानी पहुंचती मतलब है, आर पार की जब लड़ाई वो होगी, कभी नहीं खड़ा। तो कारगिल में उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, कारगिल में उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। ये घटना हुई है, अभी वो भारत के साथ खड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ है। आप यू रीड उनके स्टेटमेंट, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये आर पार की लड़ाई होगी और जब आप सिद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही है, मॉरली आप बिल्कुल करेक्ट हैं, आप जस्ट वॉर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अमेरिका और रूस दोनों दो ध्रुव पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है अगर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो जाती है कि अमेरिका और रूस दोनों भारत के साथ आ जाएंगे। अमेरिका, रूस और चीन ये सब भारत के साथ हों, जो आपस में प्रतिद्वंदी हैं, जो भी हो, ये सब सबको भारत चाहिए। भारत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक तौर पर भी बाजार है, बड़ा बाजार है, आर्थिक तौर पर भी, स्ट्रेटेजिक तौर पर भी। अगर भारत चीन के साथ होता है तो अमेरिका हारता है इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। अगर भारत पूरी तरह अमेरिका के साथ होता है तो चीन हारता है इंडो पैसिफिक रीजन में। और भारत का अगर नुकसान होता है तो रशिया का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो सब कहीं ना कहीं भारत के साथ, मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई इमोशनल चीज़ें नहीं होती हैं, मजबूरी ही होती है, अपनी स्वार्थ होता है, राष्ट्र स्वार्थ होता है। तो भारत इस समय बहुत मजबूत स्थिति पे है। पाकिस्तान ने ये सब कैलकुलेशन नहीं करी, क्योंकि शायद आसिम मुनीर ने वो किताब नहीं पढ़ी जिसके अंदर स्ट्रेटजी की गहराइयों की सीख हो। उसने वो किताब पढ़ी है जो कि मिडेवल टाइम्स की है, वो चलेगी नहीं। अच्छा, ये तो हमने पाकिस्तान की बात की, ठीक है, दुश्मन मुल्क की हमने बात की, लेकिन सुरक्षा के मामले में खुद को मजबूत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम आखिरी हिस्से में हैं पॉडकास्ट के। एक आखिरी सवाल आपसे मैं बस पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी फेलियर भी है, इंटेलिजेंस फेलियर भी है, और किसकी गलती है? क्योंकि एक बहस और भी चल रही है कि क्या राज्य सरकार ने कोई चूक कर दी, क्या भारत सरकार की तरफ से कोई चूक हुई है? देखिए, भारत सरकार ने माना है कि इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं चूक हुई है। हाँ, तो जब सरकार ने माना है तो हम कौन हैं? दूसरी चीज़ जो निकल के आ रही है, जो ये जहाँ पर ये टूरिस्ट एक्टिविटी चल रही थी, ये बड़ा दूर दराज का इलाका है, और ये एक बहुत बड़े जाने माने पत्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया के, उसकी एक रिपोर्ट है जो उसने लिखी है, जिसमें वो ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्टेट गवर्नमेंट को ये बताया था कि ये इलाका टूरिज़्म के लिए सेफ़ नहीं है। तो ऐसी चेतावनी के बावजूद अगर वहाँ पे कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार? आप उमर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उमर सरकार को भी कर रहे हैं, और एलजी भी वहाँ पर हैं, तो वो भी इसको ओवर सी कर रहे हैं। तो सबकी जिम्मेदारी, कलेक्टिव जिम्मेदारी है। जब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि ये एक फेलियर है और आगे हम ऐसे कदम उठाएंगे कि आइंदा ऐसा फेलियर ना हो, तो ये हम सब का फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई लीपा पोती नहीं है, इसमें कोई ढकने छुपाने वाली बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय कर्नल साहब हमारे लिए निकाला, और मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारे जो दर्शक हैं उनको ये पता चल पाएगा कि अभी वस्तु स्थिति क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके के हालात हैं, क्या वाकई में युद्ध होने जा रहा है, या जो बाकी उसके और डायनामिक्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन सब पर हमने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इतना समय निकाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा अखिलेश आनंद के साथ, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। चलिए, अभी आपके पास बहुत सारे अभी काम है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर तमाम चैनलों पर भी आपको जाना है, तो मेरी शुभकामनाएं, और आपसे आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे जी। कुछ और जानकारी आपसे लेनी होगी तो मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल इस पॉडकास्ट के इस अंक में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।